हेलो स्टूडेंट, ओटन डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th का मैथ, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, जिसका कि इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। आज चलेगी आपकी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था एक्सियम्स आपके क्या होते हैं, पोस्टुलेट क्या होते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी। थ्योरम्स आपकी क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इनको डिटेल्स में बताया था कि इनकी यूक्लिड ने अब क्या डेफिनेशन गिवन की थी कि पॉइंट हैज दैट हैज नो पार्ट, पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट बस पॉइंट होता है आपका, ये डेफिनेशन है। फिर एग्जाम्स थे आपके, फिर उसके बाद आपके मैंने पोस्टुलेट कराए थे। ठीक है, आपका चैप्टर इन्हीं के ऊपर बेस है। अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके उसी वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना आपके सर के ऊपर से ये चैप्टर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज आपको पता होगी तो आप इजीली कर लोगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज में हमारा क्या है, विच ऑफ दी, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आपको रीजन देना है अपने आंसर का और ये बताना कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, पहले क्या आपका, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, क्या आपकी एक लाइन क्या सिंगल पॉइंट से जा सकती है, मतलब जो ओनली एक लाइन ही एक पॉइंट से आपके पास हो, सिंगल पॉइंट से एक लाइन आपके पास होती है। आप बोलोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट है एक। वैसे एक ही लाइन थोड़ी जाएगी आपकी, एक लाइन ये चलेगी, एक ये चलेगी, आप इन्फिनिट लाइन यहाँ से आपकी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी लाइन जा सकती है आपकी, एक लाइन तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहाँ से आपकी कितनी लाइन जा सकते हैं, आप बोलो सर इन्फिनिटी। ठीक है, रीजन क्या गिवन कर दोगे, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। रीजन क्या हो जाएगा आपका, रीजन आप खुद लिख लेना कि मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए पॉइंट, थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। आगे क्या आपका, आगे देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन डेट विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट से, मतलब कि मैनी लाइन आपकी, इन्फिनिटी लाइन आपके पास होती है। आप बोलोगे सर जैसे कि 2 पॉइंट हो गए आपके, ये पॉइंट फर्स्ट हो गए, पॉइंट आपका सेकंड हो गया। यहाँ से आपके कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है, आप बोलोगे सर ओनली एक लाइन आपकी यहाँ से जा सकती है। और लाइन आप ऐसे ले जाओगे तो ये आपकी लाइन नहीं है, ये आपकी लाइन नहीं है, ये आपका कर्व होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बस एक ही लाइन जा सकते हैं आपके 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से। तो इसने बोला है कितनी जाती है, आप बोलो सर इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी तो आपकी जाती नहीं, आपकी जाती बस सिंगल लाइन, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, रीजन यही दे देंगे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, only one line passes through a distinct point, through 2 distinct point। आगे सर आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली बोथ ऑफ द साइड। जो एक टर्मिनेटेड लाइन है उनको आप दोनों साइड जहां तक आप चाहो वहां तक आप प्रोड्यूस उनको कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ये लाइन है, इसके 2 टर्मिनेटेड पॉइंट है। टर्मिनेटेड पॉइंट आपके एक्चुअली होते क्या है, ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब जिनका आपको स्टार्ट एंड पॉइंट पता हो वो आपकी टर्मिनेटेड लाइन होती है। ठीक है, अब इस लाइन को आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, जितना आप चाहो। इधर ऐसे कर सकते हो और इधर भी आप ऐसे, जितना आप चाहो इतना इस लाइन को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, आप बोलो सर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे देखते हैं।
इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, यदि दो सर्कल आपके इक्वल है तो उनकी रेडियस क्या होगी, उनकी रेडियस आपस में इक्वल हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर। दो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्या, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अगर दो सर्कल बनाते, जैसे ये सर्कल, ये हो गया आपका एक सर्कल, ये हो गया और आपका दूसरा सर्कल ये हो गया। अगर ये दोनों सर्कल आपके इक्वल है, यदि ये दोनों सर्कल आपके इक्वल है तो इनकी जो रेडियस होगी वो भी इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्कल कैसे बनता है, सेंटर पे जितनी की रेडियस, अगर ये दोनों सर्कल सेम कब होंगे, अगर ये 10 सेंटीमीटर की रेडियस है इसकी तो इतना बनेगा, ठीक है। अगर इसकी भी 10 सेंटीमीटर की ही रेडियस होगी तो ये आपका इसके सेम बनेगा। अगर मैं रेडियस अगर इसकी 20 कर देता हूँ, अगर मैं रेडियस इसकी 20 कर देता हूँ, ये आपका सर्कल कैसा हो जाएगा, ये आपका बड़ा सर्कल हो जाएगा। सर्कल आपका ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। देखो ये सर्कल छोटा है, ये बड़ा है, तो इसकी रेडियस लगभग कितनी होगी, 10 से ज्यादा होगी। कितनी हो सकता है वो 15 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे अंदाजे से आपका बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि यदि दो सर्कल आपके इक्वल हैं तो उनकी रेडियस ऑलवेज कैसी होगी, रेडियस इक्वल होगी, मतलब सारी चीज उसकी इक्वल हो जाएंगी। अगर रेडियस इक्वल है, सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाएगी, एरिया इक्वल हो जाएगा, डायमीटर इक्वल हो जाएगा। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 5.9 ये आपको फिगर गिवन है। इफ ए इक्वल पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल एक्स वाई तो देन ए बी इक्वल एक्स वाई, ठीक है। यदि ए बी जो लाइन है वो किसके बराबर है, आप बोलो सर पी क्यू के बराबर, और पी क्यू लाइन जो है वो एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। ए बी आपको किसके बराबर है, पी क्यू के। पी क्यू किसके बराबर है, आप बोलो सर एक्स वाई के। ये दोनों इक्वेशन आपकी, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। और तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक्स वाई के। लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे, ठीक है। देखो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। यदि आपको गिवन है ए बी इक्वल पी क्यू, ठीक है, पी क्यू इक्वल एक्स वाई गिवन है आपको, ठीक है, तो आप इसको एक्स वाई इक्वल पी क्यू लिखो या पी क्यू इक्वल एक्स वाई लिखो, बात आपकी सेम है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, एक्स वाई इक्वल पी क्यू। आप बोलोगे जी सर। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। यदि हम दोनों इक्वेशन का क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, इनको आपस में माइनस कर दें, ये चीज माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स वाई। और पी क्यू में से पी क्यू को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो ये आपका जीरो आ गया, ठीक है। तो ए बी एक्स वाई को अगर इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव है, ये कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर हम बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको जनरली पता भी होगी, लेकिन ये आपने कौन सी एग्जाम में पढ़ी थी, एग्जाम में आपने ये चीज पढ़ी थी, तो कौन सी एग्जाम थी आपकी, देखो ये आपकी फर्स्ट वाली एग्जाम थी। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। जो चीज आपस में दो चीजों के बराबर होती है वो तीसरी के ऑटोमेटिकली अपनी आपकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। वही चीज आपकी इसमें है, ठीक है। ए बी यहाँ पी क्यू के बराबर, पी क्यू यहाँ एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी भी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी भी आपका एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। आप बोलो सर ये चीज तो हमें पता ही है, इसमें कोई नई चीज क्या है, ठीक है। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट आपकी ऐसी चीज है जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, लेकिन उनको कभी भी प्रूफ नहीं किया गया, आपका मान लिया गया है, उनको बस एज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। आपको डिफाइन करनी है, ठीक है, डेफिनेशन देनी है। फर्स्ट टर्म आ गई आपकी क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस आपकी होती क्या है,
पैरेलल लाइंस आपकी वो होती है जो आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, ठीक है। उनमें कुछ भी कॉमन पॉइंट आपका नहीं होता है या उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है, वो आपकी पैरेलल लाइन हो सकती है। तो डेफिनेशन आप किसी भी टाइप से लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि ये आपकी लाइंस हैं, ये लाइन है आपकी, तो ये लाइन आपकी पैरेलल। क्यों पैरेलल? देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ये एक दूसरे को कहीं भी आपकी कट नहीं कर रही है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज आपकी सेम है। जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लोगे तो और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लोगे तो वो आपस में कैसी होंगी? आप बोलो सर इक्वल होंगी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे इसकी? विच टू लाइन्स हैज equal distance have always equal distance, ठीक है। जिन लाइनों के बीच में हमेशा क्या, विच लाइन्स, विच टू लाइन्स हैज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस हाँ ऐसे नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज कांस्टेंट, ठीक है। यदि दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कांस्टेंट है तो आपकी कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है। ये भी लिख सकते हैं विच विच टू लाइन्स हैव नो कॉमन पॉइंट, विच टू लाइन्स हैज नो कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड आपकी पैरेलल लाइन, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, तो डेफिनेशन आप जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन आपके दोनों ही ठीक हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही आपके ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख सकते हो विच टू लाइन्स हैज नेवर मीट, ठीक है। जो ऐसी दो लाइन जो कि आपस में कभी भी नहीं मिलती है वो आपकी पैरेलल लाइन होती है। सेकंड पे आपका आ जाता है क्या, आप बोलो सर परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन आपकी क्या होती है? आप बोलो सर ऐसी दो लाइन जो कि आप क्या, राइट एंगल आपका बनाए, ठीक है, राइट एंगल पे वो आपकी मिले, जैसे कि ये लाइन हो गई। ऐसी दो लाइन जो कि आपस में क्या, राइट एंगल पर मीट करती है। विच टू लाइन्स हैज मीट एट राइट एंगल, विच टू लाइन्स मीट एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। वो आप आगे से लाइन जोड़ सकते हो, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, ये चीज तो सभी को याद होगी। ऐसी दो लाइन जो कि आपकी कहाँ मिलती है, राइट एंगल पे मिलती है, वो आपकी क्या होती है? आप बोलोगे जी वो आपकी कैसी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर, ठीक है। आगे क्या आपका लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। पेज का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा ये लेता हूँ। और लाइन सेगमेंट आपका क्या होता है? ये पेज थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, ग्रीन बोर्ड, ठीक है। अब आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है? ऐसी लाइन जिसका क्या आपको एंड पॉइंट पता होता है और आपका इनिशियल पॉइंट पता होता है। जैसे कोई ये लाइन है, ये हो गया आपकी, हमें नहीं पता ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लेकिन आपको इसका कुछ पार्ट पता है, ठीक है। इस लाइन का आपको पार्ट पता है, ये वाला, ठीक है। ये मान लिया कि आपने सी और डी है, तो ये आपका लाइन से सी डी क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी?
फिक्स पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब ऐसा आप बोलोगे जी सर, या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसी दो लाइन जिसका आपको इनिशियल पॉइंट पता होता है या फाइनल पॉइंट पता होता है, विच लाइंस हैज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड आपकी क्या लाइन सेगमेंट। आए समझ में। इसका आपको क्या इनिशियल पॉइंट पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसका फाइनल पॉइंट पता है यहाँ से स्टार्ट हुई है आपको। लेकिन एक आपकी रे होती है कि आपको ये पता है कि सर ये यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन ये नहीं पता आपकी कहाँ जा रही है, इसकी गाड़ी कहाँ जाकर रुकेगी। तो ये रे की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? ये रे की कैटेगरी में आता है। आसान में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। और क्या था आपका? रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब रेडियस क्या होती है आपकी? रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की आपकी रेडियस क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखनी। ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। बड़ा सा सर्कल बना है, ठीक है। आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है इसकी डेफिनेशन कैसे बताओगे आप? ये रेडियस होती है, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं, बताओ अपने हिसाब से डेफिनेशन बना के देखो क्या बना पाओगे आप। आपको पता है कि ये आपका सेंटर है, ये ओ है आपका, ये सेंटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल एंड सर्कल। जो सर्कल होता है उसके सेंटर से सर्कल की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है? इज कॉल्ड रेडियस। वो आपकी रेडियस हो जाती है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। ये आपका सर्कल है, ये आपका पूरा सर्कल ही है, ठीक है। सर्कल की जगह आप सर्कमफेरेंस लिख सकते हो, क्योंकि इस पार्ट को क्या बोला जाता है? यहाँ लिख देता हूं मैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इस पार्ट को क्या सर्कमफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्ट को आपका सर्कमफेरेंस बोला जाता है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना, ये आपका सेंटर है और ये आपकी रेडियस है और ये आपकी सर्कमफेरेंस होती है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। जो सर्कल का आपका सेंटर होता है एंड द सर्कल, ये जो सर्कल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ये आपकी रेडियस होगी। सर्कल की जगह आप क्या डाल सकते हो? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस और सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ये आपकी क्या हो जाती है? वो ये आपकी रेडियस हो जाती है। वो आप कहीं पे मीट कर सकते हो, उसको कहीं पे मिला सकते हो। इधर मिलाओगे तो भी आपकी रेडियस होगी, इधर मिलाओगे तो भी आपकी रेडियस होगी। आप बोलोगे जी सर। आगे समझ में, ठीक है। आगे क्या आपका? एक स्क्वायर। अब एक स्क्वायर को आप कैसे उसकी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। तो आपका स्क्वायर क्या होता है? सभी को पता है कि सर स्क्वायर में 4 साइड होती हैं आपकी, 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ईच एंगल राइट एंगल होता है, ईच साइड आर इक्वल होती है, ठीक है। तो एक स्क्वायर बना देता हूं मैं, चलो इसी से बना लेता हूं। ये आपका हो गया स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? डेफिनेशन यही लिख देते हैं कि सामने इसकी डेफिनेशन होगी। विच क्वाड्रिलेटरल हैज, आपने पढ़ी भी होगी 8th क्लास में, विच क्वाड्रिलेटरल हैज all sides equal and all angles are right angle। सारे एंगल आपके कैसे होने चाहिए? आपके राइट एंगल होने चाहिए,
और सभी साइड आपकी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, एक होता है आपका रेक्टेंगल, उसमें सभी साइड ऑल साइड्स आपकी इक्वल नहीं होती, ओनली अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है उसमें। आसान में आप बोलोगे जी सर हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या है, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। नीचे आपको दो पोस्टुलेट गिवन है। ठीक है, ये आपका ए गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी दे एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसमें गिवन है कि आपको दो अलग अलग पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है आपको, जैसे कि आपको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ये गिवन है ए और बी। ये तो आपको दिखेगा भी नहीं, ब्लैक ले लेते हैं, ये आपको ए और बी। ठीक है, इसमें एक एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट भी आपका क्या एग्जिस्ट करता है, जो कि इनके बीच में है, कहीं भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि सी पॉइंट आपका यहाँ पे है, पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी। ठीक है, तो आगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट द सेम लाइन। ये एग्जिस्ट हो सकता है कि तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट और दोनों पॉइंट आपके सेम लाइन में ना हो। ये तो हमने लाइन पे, लेकिन अगर आप ऐसे करो, ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप ऐसे बना दो, तो ये आपका इस लाइन पे कभी भी नहीं होगा। ऐसा में अगर ये बिल्कुल इसी लाइन पे है तो ठीक है, अगर इस लाइन से आप अलग कर सकते हो, अलग है ये पॉइंट, तो ये इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। इन दोनों को जो लाइन मीट करेगी उस लाइन के बीच में, उस लाइन पे पॉइंट आपका नहीं होगा। इनके बीच में तो है, लेकिन आप प्रॉपर बीच में नहीं बता सकते। अगर आप ये सी पॉइंट पे अगर लाइन खींचोगे तो इसके लिए लाइन आपकी अलग जाएगी, अगर ए से ड्रॉ करोगे तो इसके लिए लाइन आपकी अलग जाएगी। आगे क्या है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, दे आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन। क्या इनमें से कोई सा पोस्टुलेट आपका कंसिस्टेंस है, कौन सा कोई सा आपका फॉलो करता है, आपको यूक्लिड के पोस्टुलेट से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, यस दे दीज पोस्टुलेट कंटेन undefined terms such as a point and line also। ठीक है, these postulates are consistent because they deal with two different situation। ठीक है, ये postulates आपके अलग अलग है, डील कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपके क्या, इन दोनों में अलग ही सिचुएशन बन रही है आपकी। इसमें आपकी अलग सिचुएशन बन रही है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में आपकी अलग सिचुएशन बन रही है। उसमें जो पॉइंट है आपका बिल्कुल उसी लाइन पे है, इसमें जो पॉइंट है वो आपका उस लाइन पे नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, फर्स्ट से दैट गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी देयर इज ए पॉइंट सी लाइन ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो दो लाइन ए और बी हैं, ठीक है, उनके बीच में सी पॉइंट आपका लाई कर सकता है उसी लाइन पे, ऑन द लाइन इन द बिटवीन देम। इन दोनों पॉइंट के जो बीच में जो लाइन है उसी पे आपका सी पॉइंट क्या लाई कर सकता है। आई समझ में, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो इन दोनों में आपकी क्या अलग अलग कंडीशन गिवन थी, आपको ये बताना था कोई आपका पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसमें बोला कि हाँ जी है। दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, इन दोनों में अनडिफाइंड टर्म है आपकी। ठीक है, एक पॉइंट और लाइन है। ठीक है, पॉइंट और लाइन को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट एंड लाइन आल्सो These postulates are consistent। ये पोस्टुलेट आपके कैसे कंसिस्टेंट, बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि ये दो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन से आपके क्या डील कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपके क्या पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। आसान में आप बोलोगे जी सर हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी का ये हाँ इसका सेकंड वाला वो गिवन था रीजन, से दैट द गिवन पॉइंट ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइन ऑन दी थ्रू ए एंड बी। ठीक है, फिर आपको एक ऐसा पॉइंट लेना, इसमें यही बता गया जो मैंने आपको पीछे पॉइंट ले लिए थे कि एक पॉइंट तो आपको ऐसे लेना है सी जो इसी लाइन पे आपका लाई करता हो, फिर दूसरा ऐसा लेना है आपको पॉइंट सी जो इस लाइन पे आपका लाई नहीं करता हो। ठीक है, इसमें बोला है नो दी पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। इसने बोला गया है कि नहीं, ये जो पोस्टुलेट है ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। हाउएवर
दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियोम, ये आपके कहाँ से है, ये आपके एक्सियोम से आए हैं। ये पोस्टुलेट में ये वाली बात आपकी है ही नहीं। आप बोलोगे जी सर। देखो एक्सियोम्स में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपके एक्सियोम्स। एक्सियोम में कहाँ है आपकी, इक्वल टू नॉट द ग्रेटर पार्ट। पोस्टुलेट में ये क्या है, हाँ गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है। हाँ, दो अलग अलग पॉइंट से बस आपकी एक लाइन जा सकते हैं पोस्टुलेट में, बस ये बात कही गई है आपकी। टू देखो, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन कैन पास इट थ्रू देम, मतलब दो यूनिक पॉइंट से आपकी बस एक ही लाइन जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका ये तीसरा पॉइंट है, एक लाइन आपकी ऐसे चली जाए, तो ये आपके पोस्टुलेट नहीं है, ये आपके एक्सियोम्स में आपका आता है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम। जो पोस्टुलेट में आपको ये चीज गिवन है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। ठीक है, क्योंकि पोस्टुलेट में तो ये चीज बोली गई है आपकी कि दो पॉइंट के बीच से बस एक ही लाइन आपकी पास हो सकती है। ठीक है, एक से ज्यादा लाइन आपकी नहीं जा सकती। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, यदि ये पॉइंट सी है जो लाई करता है कहाँ, टू पॉइंट ए और बी के बीच में, सच दैट ए सी इक्वल बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल 1/2 ए बी। एक्सप्लेन करना और आपको फिगर भी बनाना है इसमें। ठीक है, कोई एक लाइन है ए बी, सी लाई करता है इनके बीच में। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ए सी इक्वल बी सी, ए सी इक्वल बी सी। ये चीज तो आपको क्या है, आप बोलोगे सर गिवन है हमें। ए सी इक्वल किसके गिवन है, ये चीज, ये वाली चीज, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अगर ए सी आपको प्रूव करना है क्या, ए सी इक्वल, अब लिख लो प्रूव्ड क्या करना है आपको, प्रूव्ड करना आपको ए सी इक्वल 1/2 ए बी। ए बी का हाफ जो है वो आपका ए सी है। आप बोलोगे जी सर। आए समझ में। ठीक है, आप बोलोगे जी। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, ए सी इक्वल बी सी है। ठीक है, एग्जाम में आपने पढ़ा था अगर कोई चीज इक्वल है तो आप सेम चीज दोनों साइड ऐड कर सकते हो, पढ़ा था ना एग्जाम्स में। आप बोलोगे जी सर। तो हम क्या करेंगे, ए सी ऐड कर दी, ए सी ऐड इन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, ए सी को ऐड कर सकते हैं। ए सी तो ए सी ऐड कर दिया प्लस ए सी, इधर ऐड कर देंगे बी सी प्लस ए सी। अब बी सी और ए सी क्या हो जाएगा, बी सी और ए सी टोटल मिला क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ए बी हो जाएगा। टोटल टोटल मिला क्या हो जाएगा, ए बी, बोल में ए बी। ए सी और ए सी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2AC। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, आप बोलोगे सर डिवाइड। इधर बचेगा आपका ए सी और डिवाइड में हो जाएगा 1/2 ए बी। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, ये इतना हार्ड नहीं है, आपको बहुत इजी है आपका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो क्वेश्चन 4 है उसमें पॉइंट जो सी है उसको क्या मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। मिड पॉइंट का मतलब होता है आधा आधा। ये 10 किलोमीटर की लाइन है ए बी। ठीक है, ये चीज ए सी कब इक्वल होगा, जब ये 5 किलोमीटर होगा और ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तभी तो आपका, इसलिए मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच में, ये बिल्कुल बीच में बैठा है, तभी तो इधर भी 5 है और आपका इधर भी 5 बचा हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, ए बी प्रूव दैट द एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको प्रूव करना है कि एक लाइन पे बस एक ही मिड पॉइंट आपका हो सकता है। ठीक है, सपोज दैट आपकी लाइन है, ए बी लाइन, हमने मान लिया कि सी बी जो है ये मिड पॉइंट और ये जो डी है ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने ज्यादा दूर दूर ले लिए, थोड़े ज्यादा क्लोज कर लेता हूँ इनको। मैंने मान लिया सी बी और ये डी बी, ये दोनों मिड पॉइंट है। ठीक है, लेट हमने माना है कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका ए सी इक्वल बी सी, ये कंडीशन बन जाएगी आपकी, ए सी इक्वल बी सी बन जाएगी ना, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं हम दोबारा लेट कर लेते हैं, लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने मान लिया कि जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या हो जाएगा फिर ए डी इक्वल बी डी। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने हमें। ठीक है, तो ये अब आपके मिड पॉइंट हो गए। इधर भी आपका देखो ए सी इक्वल बी सी और ए डी इक्वल बी डी, क्या ये आपका पॉसिबल हो सकता है? कैसे दो मिड पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं? ये जो ए सी जो है, ए सी और ये बी सी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, और ये क्या आपका ए डी और डी भी बराबर है। अब देखो अगर ये मिड पॉइंट है ए सी और बी सी, तो ये किसके बराबर होंगे? आप बोलोगे सर हाफ ए बी के बराबर। किसके होंगे? हाफ ए बी के बराबर। ऐसे ये हो जाएंगे हाफ ए बी के बराबर। आप बोलोगे जी सर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो हाफ ए बी के बराबर है। देखो अब एक चीज इक्वल है, एक्सियोम आपने पढ़ी थी ना, आपने एक्सियोम में पढ़ा था कि अगर कोई चीज आपकी इक्वल है तो बाकी चीजों के बराबर हो जाएंगी। तो ए सी बी सी के बराबर है, लेकिन ये 1/2 ए बी के बराबर है। 1/2 ए बी के बराबर ये चीज भी है, तो चारों चीज आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगी। ए सी बराबर हो जाएगा एक्सियोम, एक्सियोम से आपको क्या मिल जाएगा कि ए सी किसके बराबर है? आपका ए डी के। ये चारों चीज आपस में बराबर हो जाएंगी। बी सी इसके बराबर आपके बी डी के। ठीक है, लेकिन ये आपका पॉसिबल है, ये आपका कब पॉसिबल है? जब ये जो दोनों पॉइंट है कोइंसाइड हो। इट इज ओनली पॉसिबल when these 2 point B नहीं C and D are coincide। ठीक है, ये आपका कब पॉसिबल है? जब ये पॉइंट और सी और डी है ये आपके कोइंसाइड हो, मतलब कि या तो जहां ये आपका सी है यहीं पे आपका डी पॉइंट हो जाए, ये आपका बस तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नहीं आप देखोगे ए सी और ए डी के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये जो गैप कहाँ जाएगी? ये गैप आपका ये कब चीज बराबर होंगी? जब ये गैप आपका बिल्कुल 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बिल्कुल शून्य के बराबर ये आपका गैप होएगा। जो शून्य के बराबर आपका ये गैप हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों पॉइंट आपस में से चिपक जाएंगे। अब पहले इसमें आप बोलो कि ये मेरे हाथों में गैप है, आपने बोला सर 10 सेंटीमीटर का। अगर हमें 0 गैप करना है तो क्या करना होगा? हम इन दोनों चीजों को मिलाना होगा। ठीक है, वही कंडीशन मैंने आपको यहाँ बताई है कि ये आपका कब पॉसिबल है? 0 का गैप आपका कब आएगा? जब ये दोनों चीज आपकी एक साथ हो जाएंगी, एक जगह पर हो जाएंगी, तब आपका 0 का गैप आ जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन आपकी लिखी, ये आपको बस तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपका जो लाइन सेगमेंट होती है उसका बस एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, सो लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन, तो लाइन सेगमेंट हैज वन and only one मिड पॉइंट। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 के बाद 7th क्वेश्चन हो रहा है आपका। इन फिगर आपकी 5.10 आपकी फिगर है। ठीक है, इफ ए सी इक्वल बी डी, ए सी जो इक्वल आपको बी डी के बराबर है, ये तो आपको प्रूव करना है कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर। ए बी किसके बराबर? सी डी के बराबर। ये प्रूव करना है, कर देंगे इजीली। आप बोलोगे जी सर। क्या क्या गिवन है आपको?
पहले लिखो आपको प्रूव्ड क्या करना है। प्रूव क्या करना है, आप बोलोगे सर ए बी बराबर सी डी, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, अब आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर क्या है बी डी। अब ए सी को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख दिया। आप बोलोगे जी सर। अब इक्वल, ये चीज इसी से हम कर रहे हैं आगे। बी डी को कैसे लिख सकते हो, बी डी को आप बोलोगे सर बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी आ गए। आप बोलोगे जी सर। अब ये जो बी सी है राइट साइड में, हम इसको उठाकर किस तरफ ले आएंगे, आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो चीज आपकी है पहले तो हम उन्हें लिखेंगे। बी सी प्लस का इधर ला किसका हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर माइनस का हो जाएगा। इक्वल में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर सी डी, क्या हो जाएगा आपका सी डी। बी सी पॉजिटिव बी सी नेगेटिव, तो ये आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि 10 पॉजिटिव माइनस 10 नेगेटिव, तो ये आपका कट के क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 10 में 10 गया आपका 0, बीसी में से बीसी जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। इधर क्या बचेगा, आप बोलोगे सर ए बी, इधर क्या बचेगा, आप बोलोगे सर सी डी। आ गया, आप बोलोगे जी सर। और ये चीज आपको प्रूव करनी थी, आप यहाँ लिख भी सकते हैं हेंस प्रूव। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर हम बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई इज एक्सियोम फिफ्थ इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, जो एक्सियोम फिफ्थ है आपकी, क्यों एक्सियोम फिफ्थ जो है वो क्या यूक्लिड एक्सियोम जो है उनकी जो फिफ्थ एक्सियोम है वो क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ की कंडीशन में आता है। नोट करना है जो क्वेश्चन जो है वो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं, थ्योरम के उसके एक्सियोम के बारे में है। ठीक है, एक्सियोम फिफ्थ एक्सियोम आपकी क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, नहीं ये वाला आपका, ये वाला द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। जो कोई भी चीज है तो अगर उसका आप एक पार्ट करोगे और वो एक चीज अलग, ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पे चल के बता देता हूँ। ठीक है, सपोज डेट कि आपका ये है सर्कल है, आप बोलोगे जी सर ये सर्कल है। अगर आप मैं इसमें से इसका कुछ पार्ट अलग निकाल लेता हूँ ये, ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्या अलग निकल जाएगा, आप बोलोगे जी सर। तो ये जो पार्ट है अब इसको हटा देते हैं बिल्कुल। ये जो पार्ट है इस होल के क्या बराबर हो सकता है, छोटा होगा बड़ा होगा, आप देखते ही बता दोगे सर ये चीज इसमें से चीज आपकी कट के निकली है। अगर इस चीज को पूरी रखें हम, आधी भी निकलनी है आपको कि सर जो हिस्सा इसमें से निकाल लिया वो हटा दो, वो नहीं हटाना भी नहीं है आपको, लेकिन जो हिस्सा आपका निकला है वो क्या वो ऑलवेज आपका कैसा हो जाएगा, वो आप बोलो सर छोटा ही रहेगा, वो ऑलवेज आपका छोटा ही रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में से कट के आपका क्या बना है पाकिस्तान बना है। ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया, मैप नहीं बना रहा, और पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान हमेशा इंडिया से कैसा रहेगा, आप बोलो सर छोटा रहेगा। कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, क्यों छोटा रहेगा, क्योंकि इसमें जो इंडिया किससे मिलकर बना था, इंडिया जो पहले था इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान बहुत सी कंट्री थी, लेकिन वो अब आपका अलग हो गया। तो और अकेला पाकिस्तान जो अब है आपका, होल का मतलब वही तो है, होल का मतलब वही तो है, जो चीज पहले थी वो पूरी रखनी है आपको। तो मतलब ये पाकिस्तान तो ये तो बस इस पाकिस्तान के बराबर होगा, जबकि इंडिया और बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये आपके है ही। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ बताई गई है कि अगर होल में से आप एक पार्ट को कट कर देते हो तो जो होल है वो एक होल, जैसे कि एक पिज्जा हो गया आपका। ठीक है, पिज्जा के आपने एक स्लाइस कट कर ली, 2 पिज्जा बनवाए आपने, जो स्लाइस होगी वो दूसरे पिज्जा से क्या बड़ी हो सकती है, वो आपकी कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, ऑलवेज आपकी छोटी ही रहेगी, लेस देन रहेगी होल पार्ट से। आ गए समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, अगर इसमें से आप पूरा ही पार्ट काट लोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो इक्वल ही रहेगा आपका। कैसा रहेगा, आप बोलोगे सर इक्वल ही रहेगा हमारा। ठीक है,
ये बिल्कुल भी छोटा बना है, लेकिन वो आपका इक्वल रहेगा, लेकिन हमेशा क्या, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसमें एक पार्ट की बात हुई थी, तो इसलिए आपका क्या रहेगा, वो पार्ट आपका ऑलवेज छोटा रहेगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसी पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। शायद आपके इस चैप्टर में ये फर्स्ट ही एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है 5.1। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जिस बच्चे ने पहले हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखे, तो पहले जाके इंट्रोडक्शन की वीडियो देखे, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और वीडियो पर अपनी एक प्यारी सी कमेंट छोड़े, ठीक है। धन्यवाद।